पॉलिटिकल साइंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्मार्ट स्टडी के लिए सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल पॉलिटिकल साइंस बाय डॉक्टर शिप्रा वर्मा एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट ऑफ माय वीडियोस। हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शिप्रा वर्मा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस बाय डॉक्टर शिप्रा वर्मा में। जी हाँ, आज मैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध की जो यूनिट है इंटरनेशनल रिलेशन, उसका 10वां प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ और आशा करती हूँ आप लोग सभी लोग क्विज़ को प्रैक्टिस सेट को लास्ट तक देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट 10। आपके सामने पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पर। फ्रेंच राज्य क्रांति कब हुई थी? फ्रेंच रेवोल्यूशंस अकर्ड इन, आपके ऑप्शन है ए 1787, ऑप्शन बी 1789, ऑप्शन सी 1798 और डी नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि फ्रेंच राज्य क्रांति कब हुई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी फ्रेंच राज्य क्रांति हुई थी 1789 में। तो इसके बारे में हम डिटेल जान लेते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 1789 में और ये फ्रांस के इतिहास की राजनैतिक और सामाजिक उथल पुथल एवं आमूलचूल परिवर्तन की अवधि थी, जो 1789 से 1799 तक चली। बाद में नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांसीसी साम्राज्य के विस्तार के द्वारा कुछ अंश तक इस क्रांति को आगे बढ़ाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्साइल पीस कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन, वर्साइल शांति सम्मेलन आयोजित किया गया था। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 1918, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी 1920 और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, यानी 1918 में, 1919 में, 1920 में या फिर इनमें से किसी भी तिथि को नहीं। क्वेश्चन का आंसर सोच लीजिए, कमेंट करके मुझे अपना स्कोर जरूर से बताया करिए आप लोग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करके मुझे बताइए और अपना स्कोर भी मेरे साथ शेयर जरूर से करिएगा। आप लोग चाहें तो नोट पैड लेके बैठा करिए और देखा करिए कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन के आंसर सही किए हैं। तो इससे आपका ये एक मेंटालिटी डेवलप हो जाएगी कि आपकी तैयारी किस लेवल तक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी वर्साइल शांति सम्मेलन आयोजित किया गया था 1919 में। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब जर्मनी पराजित हो गया था तो 28 जून 1919 के दिन वर्साइल की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे और इसकी वजह से जर्मनी को अपनी भूमि के एक बड़े हिस्से से हाथ भी धोना पड़ा था। दूसरे राज्यों पर कब्जा करने की पाबंदी लगा दी गई थी उसके ऊपर, और उनकी सेना के आकार को भी सीमित कर दिया गया था और उनके ऊपर भारी क्षतिपूर्ति भी थोप दी गई थी। वर्साइल की संधि को जर्मनी पर जबरदस्ती से थोपा गया था। इस क्वेश्चन के बारे में फैक्ट, चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। द यूएन सेक्रेटरी जनरल कुर्ट वाल्डहीम बिलोंग टू, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कुर्ट वाल्डहीम का संबंध किस देश से था? आपके ऑप्शन है ए ऑस्ट्रिया, बी पोलैंड, सी बेल्जियम और डी नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। आपको ये बताना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो प्रथम महासचिव थे वो उनका संबंध किस देश से था। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी ऑस्ट्रिया। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कुर्ट वाल्डहीम का संबंध ऑस्ट्रिया देश से था। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के बारे में कुछ फैक्ट्स जानना अत्यंत आवश्यक है आप लोग के लिए। तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव होते हैं वो संयुक्त राष्ट्र के सबसे प्रमुख अधिकारी होते हैं और इनकी नियुक्ति सुरक्षा परिषद की संस्तुति पर महासभा द्वारा 5 वर्ष के लिए की जाती है। वह दोबारा भी चुने जा सकते हैं, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र के अनुरूप महासचिव अपनी सहायता के लिए दक्ष, योग्य और सत्यनिष्ठ कर्मचारियों को अंतर्राष्ट्रीय समूह से खुद चुन सकते हैं। आपको कमेंट करके ये बताना है कि वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है, उनका संबंध किस देश से है। ये आज का आपका होमवर्क है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे। क्वेश्चन नंबर 4 है, जर्मनी इन्वेडेड पोलैंड इन, यानी जर्मनी ने पोलैंड पर कब आक्रमण किया था। आपके ऑप्शन हैं ए 1938, बी 1939, सी 1940 और डी नन ऑफ दीज, यानी पहला ऑप्शन है 1938, दूसरा है 1939, 1940 और फिर इनमें से कोई नहीं। जर्मनी ने पोलैंड पर कर आक्रमण किया था।
1938 में किया था, 1939 में किया था, 1940 में किया था, या इनमें से किसी भी तिथि को नहीं। तो आपके सामने इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी जर्मनी ने पोलैंड पर 1939 में हमला किया था, यानी आक्रमण किया था। इसके बारे में कुछ डिटेल जान लेते हैं। 1939 में यानी 1939 में जर्मनी की सेनाओं ने पोलैंड पर आक्रमण किया था, जिसके अंतर्गत हिटलर की सेनाओं ने ये आक्रमण बिना किसी पूर्व चेतावनी के किया था। इसके साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई थी। जर्मन सेना टैंक, बख्तरबंद गाड़ियों, 1.5 लाख सैनिक, गोला बारूद समेत पोलैंड पर आक्रमण करने के लिए कमर कस चुकी थी, और इसी घटना के साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर 5 है पॉलिटिक्स अमंग्स नेशन किसके द्वारा लिखी गई है? हु रोड द बुक पॉलिटिक्स अमंग्स नेशन? आपके ऑप्शन है ए KJ होल्स्टी, बी हैंस जे मार्गेंथो, सी फ्रेडरिक हार्टमैन, और डी में से कोई नहीं, नन ऑफ द दीज। आपको बताना है पॉलिटिक्स अमंग नेशन पुस्तक किसने लिखी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी हैंस जे मार्गेंथो ने पॉलिटिक्स अमंग नेशन पुस्तक की रचना की थी। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। द ICJ इज लोकेटेड एट, यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है ए वाशिंगटन, बी जेनेवा, सी हैग, और डी नन ऑफ दीज, यानी वाशिंगटन में है आप अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, की जेनेवा में है, या फिर हैग में है, या फिर इनमें से किसी भी जगह पर नहीं है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है आपका लोकेटेड ऑप्शन सी हैग में, ठीक है। राष्ट्रीय न्यायालय नीदरलैंड्स के हैग में स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑथर ऑफ फेमस बुक न्यूक्लियर वेपन्स एंड फॉरेन पॉलिसी इज, न्यूक्लियर वेपन एंड फॉरेन पॉलिसी पुस्तक किसने लिखी है? आपका ऑप्शन है ए गेराल्ड फोर्ड, ऑप्शन बी हेनरी किसिंजर, ऑप्शन सी रोनाल्ड रीगन, और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। आप लोग अपने आंसर कमेंट करके मुझे बताया करिए, और स्कोर ज़रूर से शेयर किया करिए अपना मेरे साथ। तो आप बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी हेनरी किसिंजर ने बुक लिखी थी न्यूक्लियर वेपन एंड फॉरेन पॉलिसी। इनकी बुक थी न्यूक्लियर वेपन एंड फॉरेन पॉलिसी, हेनरी किसिंजर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ब्लैक सी इकोनॉमिक कॉरपोरेशन जोन कंसिस्ट्स ऑफ मेंबर्स, यानी ब्लैक सी इकोनॉमिक जोन में कितने सदस्य हैं? आपके ऑप्शन है ए 11, बी 12, सी 13, और डी नन ऑफ दीज। ब्लैक सी इकोनॉमिक कॉरपोरेशन यानी काला सागर आर्थिक सहयोग संगठन में कितने सदस्य देश हैं? आपको ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी ब्लैक सी इकोनॉमिक कॉरपोरेशन में जो मेंबर्स हैं उनकी संख्या है 12। आपको इसके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट मैं बता देती हूँ। देखिए, जो ब्लैक सी इकोनॉमिक कॉरपोरेशन जोन है, यानी जो काला सागर आर्थिक सहयोग एक संगठन है, एक क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, और जिसकी स्थापना हुई थी वो पक्षीय राजनीतिक और आर्थिक पहल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से। इसका प्रमुख उद्देश्य था इस क्षेत्र में सहयोग, शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देना, यानी इस क्षेत्र में सहयोग, शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देना। और इसकी स्थापना हुई थी 25 जून 1992 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है इस्तांबुल, तुर्की में। और ये बास्फोरस में इस्तांबुल में एक शिखर सम्मेलन हुआ था, जिसके अंदर यानी इस्तांबुल शिखर सम्मेलन के अंतर्गत जो बास्फोरस ये संधि हुई थी, उसी के तहत इसकी स्थापना की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर मैंने पहले ही आपको बता दिया, इसका हेडक्वार्टर है इस्तांबुल, तुर्की में। सदस्य देशों के बारे में भी आपको जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। तो इसके सदस्य देश हैं अल्बानिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, बुल्गारिया, जॉर्जिया, ग्रीस, मोल्डोवा, रोमानिया, रसिया, सर्बिया, टर्की और यूक्रेन। ठीक है, तो ये ब्लैक सी इकोनॉमिक कॉरपोरेशन के 12 मेंबर्स हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने स्क्रीन पर। हु इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन इन द जोन ऑफ इंडिपेंडेंस द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टार्टेड, यानी किसने एक संगठन में जोन ऑफ इंडिफरेंस की अवधारणा को प्रारंभ किया। आपके ऑप्शन है ए हर्बर्ट साइमन, बी डगलस मैकग्रेगर, सी चेस्टर आई बर्नार्ड और डी क्रिस आइगायरस। आपको बताना है किसने एक संगठन में जोन ऑफ इंडिफरेंस की अवधारणा को प्रारंभ किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी चेस्टर आई बर्नार्ड ने एक संगठन में जोन ऑफ इंडिफरेंस की अवधारणा को प्रारंभ किया था। ये जो क्वेश्चन मैं आपके सामने डिस्कस करती हूँ ये सभी प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चन हैं और जिनके आने की संभावना आपके नेक्स्ट एग्जाम में भी है। तो इन सभी क्वेश्चंस को आप लोग लाइटली मत लिया करिए, अपने कमेंट को बताने में झिझक मत किया करिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। द यूनाइटेड नेशंस फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल हु वास, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम सेक्रेटरी जनरल कौन थे। आपके ऑप्शन है ए डॉग हैमरशोल्ड, बी कोफी अन्नान, सी यूथांड और बी डी टिग्वेली। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को और 1 फरवरी 1946 तक यूनाइटेड किंगडम के ग्लॉडविन जैब जो थे वो कार्यवाहक महासचिव बनाए गए थे। आपको इसमें बताना है कि इसके प्रथम महासचिव कौन थे, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी ट्रिगवेली संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव थे और इनका जो कार्यकाल था, इन्होंने अपना 5 वर्ष का कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा किया था और 1951 में इन्होंने फिर से पुनर्नियुक्ति प्राप्त की थी, यानी इनको फिर से महासचिव नियुक्त किया गया था, लेकिन इन्होंने 1952 में अपने पद से त्यागपत्र दे दिया और ये संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव थे, ठीक है। तो ये था इस क्वेश्चन के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट जो मैंने आपको बताया। और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 को। तो ये सारे फैक्ट्स जो हैं आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि ये फैक्ट तो मुझे याद है, लेकिन हम कभी कभी स्मार्टनेस में, ओवर कॉन्फिडेंस में आते हुए क्वेश्चन को, आते हुए फैक्ट को भी हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं और क्वेश्चन के आंसर गलत देकर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। द नेगोटिएशंस ऑफ रुग्वे साइकिल इन द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ व्हाट इस्टेब्लिश्ड, यानी वार्ताओं के रुग्वे चक्र से निम्नलिखित में से किसकी स्थापना हुई थी। आपके ऑप्शन है ए IMF, बी नाफ्टा, सी नाटो और डी WTO। आपको बताना है कि उरुग्वे चक्र की वार्ता के परिणाम स्वरूप किस संगठन की स्थापना हुई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी WTO, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी उरुग्वे वार्ता के दौरान। जो WTO का जो पहले का नाम था वो था व्यापार एवं टैरिफ पर सामान्य समझौता अर्थात गैट। इसका जो पहला नाम था वो था गैट, लेकिन जब उरुग्वे चक्र की वार्ता हुई उसके परिणाम स्वरूप वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई और आर्थर डंकल प्रस्ताव का संबंध WTO से ही है। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्थर डंकल प्रस्ताव का संबंध किस संस्था के साथ जुड़ा हुआ है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा WTO। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहाँ पे इसका आंसर भी WTO हो जाएगा। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। Flags in 1967 when was the ASEAN organization met, then what its purpose was, यानी सन 1967 में जब आसियान सहयोग संगठन बना तब इसका उद्देश्य क्या था। आपके ऑप्शन है ए सदस्य राष्ट्रों के मध्य पारस्परिक आर्थिक सहयोग, ऑप्शन बी है चीन से लड़ने के लिए राजनीतिक प्लेटफॉर्म तैयार करना, ऑप्शन सी है पश्चिमी साम्राज्यवाद के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकना और ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया के प्रभाव को रोकना। ऑप्शन ए है मेंबर नेशंस ऑफ द सेंट्रल म्यूचुअल इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, ऑप्शन बी है फ्रॉम चाइना टू फाइट द पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म टू प्रिपेयर, ऑप्शन सी है वेस्टर्न इम्पेरियलिज्म ग्रोइंग इन्फ्लुएंस इन हैबिट और ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया द इम्पैक्ट ऑफ द क्लॉक। आपको बताना है कि जब 1967 में आसियान संगठन बना तब इसका वास्तविक उद्देश्य क्या था। चाहे तो आप लोग वीडियो को पॉज कर लिया करिए और राइट आंसर देने की कोशिश किया करिए। बताइए 1967 में जब आसियान संगठन बना तब इसका उद्देश्य क्या था, इसका जो पर्पस था, मेन पर्पस वो क्या था।
इत्मीनान से आंसर दिया करिए। स्कोर किया जो आपका आया करे उसे कमेंट में बताया करिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी जब 1967 में आसियान संगठन बना तो इसका उद्देश्य था सदस्य राष्ट्रों के मध्य पारस्परिक आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना। देखिए, जब 8 अगस्त 1967 को आसियान की स्थापना हुई तो इसका एकमात्र उद्देश्य था सदस्य राष्ट्रों के मध्य परस्पर आर्थिक सहयोग एवं समृद्धि को बढ़ावा देना। कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताइएगा कि वर्तमान समय में आसियान के सदस्य देशों की संख्या कितनी है। अगर आपको ये क्विज सेशन या प्रैक्टिस सेशन पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करिएगा, इसे अधिक से अधिक नीडफुल स्टूडेंट्स में शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी इस प्रैक्टिस सेट से पूरा फ़ायदा उठा सके। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और बेल के आइकन के नोटिफिकेशन को ऑल की सेटिंग पर सेट कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इसी तरह से अन्य उपयोगी वीडियो लेक्चर्स देखने के लिए मेरे चैनल पर विजिट करते रहिएगा। अगले वीडियो लेक्चर या प्रैक्टिस सेट के साथ आपके सामने फिर से प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए बाय, टेक।